नमस्कार। आज की इस मजेदार एक्सप्लेनर में हम डिकोड करने वाले हैं एक बहुत ही बेसिक लेकिन सुपर इंपॉर्टेंट चीज। अंग्रेजी में अपने घर या किसी भी लिविंग स्पेस को कैसे डिस्क्राइब करें। यकीन मानिए, ये वो नींव है जो आपको किसी भी जगह के बारे में बिल्कुल सटीक बात करना सिखा देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम किन चीजों पर बात करेंगे? पहले हम देखेंगे घरों और कमरों के प्रकार, फिर अंदर रखी रोजमर्रा की चीजें। उसके बाद हम सीखेंगे एक मैजिक स्ट्रक्चर, फिर एग्जैक्ट लोकेशन बताना, और लास्ट में द गोल्डन रूल। तो ये एक बहुत ही सॉलिड स्टेप बाय स्टेप सफर होने वाला है। लेकिन इससे पहले कि हम सेंटेंस बनाना शुरू करें, जरा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। आप लंदन के किसी पब में हैं और आप वहां बाथरूम पूछ लेते हैं। आपको अंदाजा भी नहीं है कि इसका क्या अजीब नतीजा निकल सकता है। असल में अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में कुछ शब्दों का जमीन आसमान का फर्क होता है, और इससे समझना हमारा सबसे पहला स्टेप है। तो चलिए आते हैं अपने पहले सेक्शन पर, टाइप्स ऑफ होम्स एंड रूम्स। यहाँ हम बेसिक स्ट्रक्चर्स और कमरों के नाम समझेंगे। अब देखिए, एक ही फ्लोर पर बने कमरों के सेट को अमेरिका में अपार्टमेंट कहा जाता है, राइट? लेकिन अगर आप यूके में हैं तो वही चीज फ्लैट बन जाती है। मतलब आप अटलांटिक महासागर के किस तरफ खड़े हैं, बस उसी से आपके घर का नाम पूरी तरह बदल जाता है। एक ही चीज लेकिन नाम दो, है ना दिलचस्प? और बात जब बेसिक जरूरतों की हो तो ये कंफ्यूजन और भी भारी पड़ सकता है। अगर कोई टूरिस्ट यूके में बाथरूम ढूंढ रहा है तो वहां के लोग सोचेंगे कि भाई इसे असल में नहाना है, क्योंकि उनके लिए बाथरूम का मतलब है जहां बाथटब या शावर हो। लेकिन अमेरिका में रेस्टरूम या बाथरूम का सीधा सा मतलब एक टॉयलेट होता है। यूके में इसके लिए टॉयलेट या लू शब्द ज्यादा चलता है। सोचिए, एक छोटा सा शब्द कितनी बड़ी गलतफहमी पैदा कर सकता है। खैर, इन रीजनल बातों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कुछ कमरे ऐसे होते हैं जिनका काम पूरी दुनिया में एक जैसा ही है। जैसे आपका लिविंग रूम, जहां मेहमानों को बिठाते हैं या चिल करके टीवी देखते हैं। फिर बेडरूम, जो सोने के लिए है। और किचन, जहां जाहिर है खाना पकता है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, इन कमरों का काम और इनका बेसिक नाम लगभग सेम ही रहता है। अब जब हमें कमरों के नाम पता चल गए हैं तो बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, एवरीडे ऑब्जेक्ट्स इनसाइड। चलिए अब इन खाली कमरों में कुछ रोजमर्रा का सामान भरते हैं। चीजों को याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है उन्हें उनके कमरों के हिसाब से बांट देना। जैसे लिविंग रूम को इमेजिन कीजिए, वहां आपको मिलेगी आर्म चेयर, जमीन पर कार्पेट या रग और एक टेबल। अब किचन में चलते हैं, वहां फ्रिज, ओवन, प्लेट और कप होना तो तय है। और बेडरूम में एक बेड और एक मिरर। इस तरह जब हम चीजों को कमरों से जोड़ देते हैं तो दिमाग के लिए इन शब्दों को याद रखना एकदम आसान हो जाता है। लेकिन रुकिए, यहाँ भी एक छोटा सा कल्चरल ट्विस्ट है। साधारण से फर्नीचर के नाम भी अमेरिका और ब्रिटेन में अलग होते हैं। अमेरिकन इंग्लिश में जिसे काउच कहते हैं और कपड़े रखने की जगह को क्लोजेट कहते हैं, वही चीजें ब्रिटिश इंग्लिश में सोफा और वार्डरोब बन जाती हैं। मतलब आपके लिविंग रूम और बेडरूम की जरूरी चीजों के भी दो अलग अलग नाम हैं। चलिए अब आते हैं अपने तीसरे और मेरे सबसे फेवरेट सेक्शन पर, द मैजिक एग्जिस्टेंस स्ट्रक्चर। कमरे हो गए, सामान हो गया। अब हमें वो ग्रामर वाला ग्लू या गोंद चाहिए ये बता सके कि ये चीजें उस कमरे में सच में मौजूद हैं। देखिए, कई भाषाओं में हम कहते हैं कि कमरे के पास एक टेबल है, यानी हम टू हैव वाला लॉजिक लगाते हैं। लेकिन इंग्लिश का अपना अलग ही मैजिक है। यहाँ हम इस्तेमाल करते हैं देयर इज और देयर आर। ये एक खास स्ट्रक्चर है जो बस ये बताने के काम आता है कि कोई चीज वहां पर प्रेजेंट है। एकदम सिंपल और टू द पॉइंट। अब आप सोचेंगे कि इन दोनों में से कब कौन सा यूज करना है। बहुत ही आसान है। ये पूरी तरह इस पर डिपेंड करता है कि चीजें कितनी हैं। अगर कोई एक अकेली चीज है यानी सिंगल है तो हम कहेंगे देयर इज, जैसे देयर इज अ टीवी। और अगर एक से ज्यादा चीजें हैं यानी प्लूरल है तो हम यूज करेंगे देयर आर, जैसे देयर आर 2 बेड्स। है ना कितना आसान? ये छोटा सा रूल इंग्लिश की एक बहुत बड़ी नींव है। लेकिन अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी सवाल आता है, कमरे में कोई चीज एग्जैक्टली कहाँ रखी है ये कैसे बताएंगे? क्योंकि सिर्फ ये जानना कि कोई चीज वहां है काफी नहीं है ना। उसे ढूंढने के लिए हमें कुछ नए लिंग्विस्टिक टूल्स की जरूरत पड़ेगी। और यही सवाल हमें ले जाता है हमारे चौथे सेक्शन पर, पिन पॉइंटिंग एग्जैक्ट लोकेशंस। यहाँ हम सीखेंगे वो कमाल की टेक्निक जिसे इंग्लिश में प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस कहा जाता है। ये वो छोटे छोटे डायरेक्शन वाले शब्द हैं जो किसी चीज की एकदम सटीक लोकेशन बताते हैं। जैसे इन,
इसका मतलब है किसी चीज के अंदर होना, जैसे फ्रिज में रखे सेब। ऑन का मतलब है किसी सरफेस के ऊपर होना, उसे टच करना, जैसे टेबल पर रखी किताब। फिर आता है अंडर यानी नीचे, नेक्स्ट टू यानी बिल्कुल बगल में, और बिहाइंड जिसका मतलब है पीछे। ये शब्द हमें बिल्कुल पिन पॉइंट करके बताते हैं कि सामान आखिर है कहाँ। चलिए इसके कुछ क्विक एग्जाम्पल्स देखते हैं। मान लीजिए आप चाबियां ढूंढ रहे हैं, द कीज आर बिहाइंड द डोर, या फिर द लैम्प इज नेक्स्ट टू द बेड। और वो बिल्ली कहाँ गई? द कैट इज अंडर द सोफा। जब भी आपको किसी को घर का रास्ता दिखाना हो या कोई खोई हुई चीज ढूंढनी हो, तो ये शब्द एकदम परफेक्ट मैप की तरह काम करते हैं। और अब टाइम आ गया है इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का। हमारा पांचवा और सबसे फाइनल सेक्शन है द गोल्डन रूल। अभी तक हमने जितने भी वोकैब्युलरी और ग्रामर के बिल्डिंग ब्लॉक्स सीखे हैं, वो सब मिलकर अब एक सॉलिड फॉर्मूला बनाने वाले हैं। ये गोल्डन रूल बिल्कुल मैथ्स के किसी फॉर्मूले जैसा है। स्टेप 1, क्या मौजूद है, मतलब पहले लगाइए देयर इज या देयर आर। स्टेप 2, कौन सा ऑब्जेक्ट है, उसका नाम लीजिए। और स्टेप 3, कहाँ है, यानी इन, ऑन या अंडर लगाकर लोकेशन बता दीजिए। अगर आप इस 1 2 3 सीक्वेंस को फॉलो करते हैं ना, तो किसी भी जगह को डिस्क्राइब करने में आपसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। लिटरली फुल प्रूफ तरीका है ये। चलिए इस फॉर्मूले को रियल लाइफ में यूज करके देखते हैं। देयर इज अ कैट अंडर द केबल। इस एक छोटे से सेंटेंस में हमारा गोल्डन रूल पूरी तरह से अप्लाई हो रहा है। हमने पहले प्रेजेंस बताई, फिर बिल्ली को आइडेंटिफाई किया और लास्ट में उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता दी। ये अपने आप में एक परफेक्ट और कंप्लीट थॉट है। तो दोस्तों, अब जब आपने इस गोल्डन रूल पर मास्टरी हासिल कर ही ली है, तो क्या आप सोच रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे और कितने इनविजिबल कोड्स छुपे होंगे? ये एक सिंपल सा फॉर्मूला पूरी इंग्लिश स्पीकिंग दुनिया के दरवाजे खोल देता है। जरा सोचिए, अगर ये इतना आसान था, तो आगे डिकोड करने के लिए और कितने मजेदार रूल्स हमारा इंतजार कर रहे होंगे। सीखते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए। दखन का लय धन्यवाद। स्लोविंगो का सत सखन जर रख।